मैं हूं आपका एजुकेटर हितेश शर्मा और हम लोग इस सीरीज़ में 11th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स की जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक है वो स्टडी कर रहे हैं। एक पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और ये आपका सेकंड पार्ट है। लास्ट टाइम हमने आपको याद होगा कि अगर आपने देखा है ये फर्स्ट वीडियो तो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट हमने डिस्कस किया था। अब इस सेकेंड लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ, मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स, सैमुएलसन। मतलब अलग अलग जो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव था। उसके हिसाब से उन्होंने अपना अपना एक डेफिनेशन दिया हुआ है। जैसे एडम स्मिथ का पर्सपेक्टिव ये था कि वो इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ माना करते थे। मार्शल जो है एज अ साइंस ऑफ वेलफेयर मानते थे, राइट। रॉबिन्स की जो पर्सपेक्टिव थी वो स्कैरसिटी की तरफ थी। तो हम सबका पर्सपेक्टिव देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स स्टडीज द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस बाय लेबर। मतलब कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है, तो ये एक साइंस है जो स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है कि जो भी नेशन है उसके जो वेल्थ होते हैं उसका नेचर क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, कैसे वो वेल्थ जनरेट हुआ है, राइट। किसी इंडिविजुअल के बारे में भी ऐसा आप सोच सकते हो कि वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसका पर्पस क्या है, वेल्थ जनरेट करना। ऐसा मानना था एडम स्मिथ का। Adam Smith introduced economics as a social science because on one hand he studied human efforts and on the other hand his methodology was scientific. तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस, एक सामाजिक विज्ञान के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि एक तरफ तो वो ह्यूमन एफर्ट्स को स्टडी कर रहे थे और दूसरी तरफ उसको स्टडी करने का जो मेथड था वो साइंटिफिक था। Since the times of Adam Smith, economics was studied as an independent science and not as a part of general philosophy. In a way, he talks about human welfare only in his book. तो एडम स्मिथ के समय से ही इकोनॉमिक्स को एक इंडिपेंडेंट साइंस की तरह स्टडी किया जाने लगा और अब वो एक जनरल फिलॉसफी का एक पार्ट नहीं रह गया था। ओके। और आगे ये बताया गया है कि इन्होंने अपने किताब में ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात की है कि इकोनॉमिक्स ज़रूरी है किस लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन एज पर एडम स्मिथ। आपको याद ये रखना है कि उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है क्योंकि वेल्थ पे ही फोकस इनका रहा है कि इकोनॉमिक्स का मतलब एक तरीका जिससे वेल्थ जनरेट हो सकता है और उसी को स्टडी करने के लिए वो एक साइंस है। फिर हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल। इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इवन एडम स्मिथ की भी एक बुक थी, आपको याद होगा, है ना। तो उसका जो ईयर है, उसकी जो बुक का नाम है, वो सब आपको याद रखना है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनके बुक का नाम है, वो भी आपको याद रखना है। 1890 में पब्लिश हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने पायोनियर किया था टू इनिशिएट या इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इन द वेस्ट, तो आप नाम किसका लोगे, एडम स्मिथ का। ठीक है, ओके। तो इकोनॉमिक्स उन्होंने क्या बताया अल्फ्रेड मार्शल ने कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इम्प्लाइज दैट इन एवरीडे लाइफ पीपल यूजुअली सीक मटीरियल वेलबींग। तो इनकी जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, उसमें उन्होंने ये बताया है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, जब आप एक ह्यूमन बीइंग को, मैनकाइंड को, इंसान को स्टडी करते हो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, मतलब डेली रूटीन में जब एक ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाए तो वही इकोनॉमिक्स है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि भाई जो भी लोग एवरीडे लाइफ, जो उनकी रूटीन ज़िंदगी है, जीवन है, उसमें वो जो भी कुछ करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, मटीरियल वेलबींग। मैं जो भी कर रहा हूँ, आप जो भी करते हो, हमारा मेन पर्पस क्या होता है एक्टिविटी का, मटीरियल वेलबींग, राइट। तो अगर एक इंसान को, इंडिविजुअल को स्टडी किया जाए इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ तो वही इकोनॉमिक्स होता है। दस दिस डेफिनेशन आइडेंटिफाइज इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ एवरीडे एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ वेल-बीइंग इज अटेन्ड फ्रॉम मटीरियल कंजम्पशन। This definition is narrow as it talks about
only about material consumption or material well-being, yet it is important as it keeps human well-being at the center of human activities. तो ये यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन भी है कि हम ये मानते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसका एक ही पर्पस है, मटेरियल कंजम्पशन करना. ओके मतलब सुख सुविधाओं का को मतलब इकट्ठा करना, उसका यूज़ करना. जबकि हम अगर देखें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो ह्यूमन बीइंग जो भी करता है एक्टिविटीज़, उसका सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वेलबींग ही तो नहीं होता, जैसे एक स्पिरिचुअल वेलबींग भी है. ओके कि हम कई बार चीज़ें जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं तो वो किसी मटेरियल वेलबींग के लिए तो नहीं की जा रही है, वो तो हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ है. ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये डेफिनेशन थोड़ा सा नैरो है. ठीक है, आगे देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय लियोनेल रॉबिन्स. Any field of science deals with a problem, question, and economics deals with the question how to allocate limited resources which have alternative uses in the satisfaction of recurring and unlimited human wants in order to increase the well-being in a society. मतलब कि कोई भी साइंस हो तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. तो यहाँ भी इकोनॉमिक्स जो है वो भी तो एक साइंस ही है. तो वो डील किससे करता है, एक क्वेश्चन से, एक प्रॉब्लम से डील करता है. प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज जो है ना इस वर्ल्ड में वो बहुत लिमिटेड है, जबकि ह्यूमन वांट्स का तो कोई एंड ही नहीं है. ह्यूमन वांट्स के एंड रीअकर होते रहते हैं, राइट. अब हमने एक बार खाना खाया तो वापस दोबारा भूख तो लगने ही वाली है. ये एक चीज़ हो गया, ये रिकरिंग वांट्स होते हैं. इसके अलावा हमारे नीड्स क्या होते हैं, इवन अपग्रेड भी होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल पहले हमें एक साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गया तो हम एक बाइक के बारे में सोचेंगे, बाइक भी अगर मिल गया तो हम कार की अपेक्षा रखने लगते हैं. तो हमारे जो नीड्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, मरते दम तक हमारी नीड्स रहती ही रहती हैं. तो लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, और इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है वो हमें बताता है कि किस तरह से हमें इस लिमिटेड रिसोर्स को, कि जिनके ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं. ऑल्टरनेट यूज़ का मतलब क्या, कि एक ही रिसोर्स को हम कई उपयोग में ले सकते हैं. जैसे लैंड है तो लैंड का हम कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं. हम उस पर एक स्कूल बना सकते हैं, हम उस पर हॉस्पिटल बना सकते हैं, प्लेग्राउंड की तरह यूज़ कर सकते हैं. मल्टीपल यूजेस होते हैं, राइट. तो इसके रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं, उनके ऑल्टरनेट यूज़ भी हैं. ओके तो इसीलिए क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि किस तरह से हम इस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफ़िल करेंगे, इस लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे एलोकेट करना है ताकि ह्यूमन बींग्स के मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो जाए. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है. तो ये डेफिनेशन था लियोनेल रॉबिन्स का, जो कि बहुत लॉजिकल भी है. ठीक है, क्योंकि इनका जो डेफिनेशन है वो इस चीज़ से बेस्ड है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज के कई सारे यूज़ होते हैं. तो कैसे हमें उन रिसोर्सेज का यूज़ करना है ताकि मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो सके. देखो सारे तो नहीं हो सकते, मैक्सिमम हो सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज ही बहुत कम है. Hence in 1931, Lionel Robbins in his book Nature and Significance of Economics gave the following definition. तो लियोनेल रॉबिन्स ने भी एक बुक लिखा है, उनके बुक का भी नाम आपको याद होना चाहिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. कब दिया था इन्होंने, ये बुक कब लिखी थी, 1931 में. तो इसके अनुसार उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस. तो ये एक ऐसा साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, कि इंसान किस तरीके से एक अनलिमिटेड ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेज से जिसके ऑल्टरनेट यूज़ होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ हम. तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मोस्ट वांट्स कीप ऑन रिकरिंग. On the other hand, resources which help in satisfying the human wants are limited and have alternative uses. Hence, economics must deal with the problem of allocation of scarce resources in the satisfaction of human wants to the maximum possible extent. यही चीज़ मैंने आपको समझाई पिछले पैराग्राफ के अंदर, राइट, कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिकर भी होते रहते हैं, जबकि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं. इसीलिए इकोनॉमिक्स डील करता है किस प्रॉब्लम से, कि कैसे हमें इस स्कैर्स रिसोर्स को एलोकेट करना है और इस तरीके से एलोकेट करना है कि मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो सके. अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस and does not prescribe how things should be. It studies
how human beings behave and does not deal with how they should ideally behave. Hence economics does not deal with norms and thus this is not normative science. इसका मतलब देखो समझना पड़ेगा आपको कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है. देखो दो तरह के साइंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव साइंस, एक होता है नॉर्मेटिव. पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि जहाँ पर चीज़ों को जैसा है वैसा प्रेजेंट किया जाए. यहाँ बात नेगेटिव या गलत या सही का नहीं है. यहाँ पर बात यह है कि चीज़ों को एज इट इज़ प्रेजेंट करना. मतलब जैसे इंडिया इज़ अ मोस्ट लाइक वी कैन से सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. तो इंडिया जो है, इंडिया की आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है, जो आप सब जानते हो. तो ये एक फैक्ट है. ये अच्छी बात तो नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, बट फैक्ट तो है. इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है. ये भी अच्छा तो नहीं है, सही तो नहीं है, राइट, लेकिन जो फैक्ट है वो है. तो पॉजिटिव साइंस क्या करता है, चीज़ों को बिना इस बात में गए कि ये सही है या गलत है, वो चीज़ों को एज इट इज़ प्रेजेंट करता है. ठीक है, इसलिए कहा गया है कि हाउ थिंग्स शुड बी. वो ये नहीं देखता कि चीज़ें होनी कैसी चाहिए, वो ये देखता है कि चीज़ें कैसी हैं. ओके, तो इसीलिए इसको नॉर्मेटिव साइंस नहीं कहा गया है. नॉर्मेटिव साइंस कैसा होता है, जो आइडियल्स की बात करता है कि चीज़ें होनी कैसी चाहिए. जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया शुड ट्राई टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ. ये एक नॉर्मेटिव साइंस हो गया, क्योंकि वो सजेशन दे रहा है, वो सही गलत की बात कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन जो पॉजिटिव साइंस है वो एज इट इज़ चीज़ों को बताता है जैसा है. ठीक है, इसलिए उसे पॉजिटिव साइंस कहा गया है, न कि नॉर्मेटिव साइंस. एंड फाइनली आज के लेक्चर में हम पॉल सैमुएल्सन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी हद तक आपको इसके पहले जो रॉबिन्स का था उनसे जुड़ा हुआ लगेगा आपको. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय पॉल सैमुएल्सन इन हिज बुक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पब्लिश्ड इन 1947. तो इनकी भी एक किताब है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, का पब्लिश हुआ था 1947 में पब्लिश हुआ था. सैमुएल्सन डिफाइंस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. थोड़ा लंबा डेफिनेशन है, तो मैं चाहूँगा हम इसको ब्रेक कर करके पढ़ें. और आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनना कि इकोनॉमिक्स क्या है. वो एक साइंस है ऑब्वियसली, जो स्टडी करता है कि किस तरीके से पीपल, लोग एंड सोसाइटी, समाज, एंड अप चूजिंग विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. कि वो चूज़ करते हैं, क्या चूज़ करते हैं. ऑब्वियसली हम ये चूज़ करते हैं कि रिसोर्स को हमें यूज़ कैसे करना है, विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. अब बार्टर सिस्टम में तो मनी होता नहीं था, तब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो होती ही थी ना. इसलिए वो कह रहे हैं कि विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, क्योंकि बार्टर सिस्टम था तो मनी नहीं था, तो विदाउट द यूज़ ऑफ मनी एक्टिविटीज़ होते थे. और जब मनी इंट्रोड्यूस हो गया, बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ, तो विद द यूज़ ऑफ मनी हम करने लग गए कि टू एम्प्लॉय द स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट could have alternate uses to produce various commodities over time and distributing them for consumption. ठीक है, कि मतलब हमें प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ओके, और यूज़ करके हमें कुछ कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना है और बाद में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कंजम्पशन पर्पज़ के लिए. ओके, नाउ और इन फ्यूचर, अब जो हम यूज़ करेंगे वो या तो हम अभी यूज़ करने वाले हैं या हम फ्यूचर में करेंगे. अमंग द वेरियस पर्सन्स इन द सोसाइटी. और तो यही जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, जो कंजम्पशन होने वाला है, वो कौन करेगा, समाज में, सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग लोग करेंगे. ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि किस तरीके से लोग या सोसाइटी रिसोर्सेज को अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बाद में इन्हीं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंजम्पशन पर्पज़ के लिए. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अभी भी हो सकता है और फ्यूचर में भी किया जा सकता है. इट एनालाइजेज द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न्स ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन. ओके, तो वो क्या एनालाइज करता है कि जो भी हम रिसोर्स एलोकेट करने वाले हैं उसका कॉस्ट क्या है और उसका बेनिफिट क्या होगा. ठीक है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी आप करोगे उससे कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व होंगे और उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं. जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो इस समय, तो आपका कॉस्ट ये है कि आपका समय जा रहा है, राइट. बेनिफिट ये है कि हो सकता है आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने में आसानी हो रही हो. हेंस सैमुएल्सन टॉक्स अबाउट चॉइस, एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डूइंग सो. तो इकोनॉमिक्स का पूरा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, राइट.
हमें चूज़ करना है कि हमें रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, और जो भी हम करेंगे डेफिनेटली इससे कॉस्ट और बेनिफिट तो होंगे ही, राइट। तो हमें ये देखना है कि जो भी हम एक्टिविटी करें उसका कॉस्ट कम होना चाहिए बट बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए। ऑल डेफिनेशंस इन अ वे कॉमनली पॉइंट आउट दैट इकोनॉमिक स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इज पॉजिटिव इन नेचर, adopts the scientific method and methodologies and thus it is a social science। तो जितने भी डेफिनेशंस हमने पढ़े हैं, अगर हम इसमें कुछ कॉमनली देखें सिमिलैरिटी क्या है, तो सब ये मानते हैं कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, वो पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव नहीं है, राइट, और वो एक साइंटिफिक अप्रोच रखता है, उसके मेथड साइंटिफिक हैं, और ये एक सोसाइटी को स्टडी करने वाला साइंस है, इसलिए एक सोशल साइंस है। तो आज का सेकेंड पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा भी आपको लग रहा हो, आपको इम्प्रूवमेंट, डेफिनेटली स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा होता ही है, तो जो भी आप इम्प्रूवमेंट अगर आप कमेंट करके करवा सको तो मैं बहुत ही मतलब थैंकफुल रहूँगा आपके लिए, बिकॉज चीज़ें तभी इम्प्रूव हो सकती है जब इसको हाईलाइट किया जाए, ठीक है। तो ऑलवेज़ कमेंट कीजिए आप, राइट, मैं उसको रीड ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, और अगले पार्ट में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।